चलो भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, फैराडेज फर्स्ट लॉ कर लिया था। आज हम फैराडेज सेकंड लॉ करेंगे, ठीक है ना। सवाल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? पहले तुम दोनों अलग अलग होकर बैठो पहले। हैं? देखता तो हूं मैं। हाँ, चलो देखो भाई, फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है। फैराडे सेकंड लॉ जो है ना, फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड। समझ में आ रहा है? डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड का मतलब मास डिपॉजिटेड बोल रहा है, मास डिपॉजिटेड बोल रहा है, या फिर गैस इवॉल्व बोल रहा है। मास ऑफ, ठीक है ना, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट या फिर गैस इवॉल्व बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है? क्या पास होना चाहिए बेटा? सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। किसमें से पास करना है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से। इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अपने इक्विवेलेंट वेट के। इसमें क्वेश्चन इस तरीके का आता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा सेम चार्ज पास कर रहे हैं हम, या फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा सेम करंट फॉर सेम टाइम पास कर रहे हैं। सेम करंट सेम टाइम के लिए पास कर रहे हैं, मतलब आई सेम रहेगा और टी सेम रहेगा। या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा कनेक्टेड इन सीरीज। क्या लिखा रहेगा? या फिर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो सेम चार्ज पास होता है। समझ में आ रहा है? सीरीज में करंट सेम होता है और टाइम हम सेम कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में बोल रहा है, ऐसे केस में बोल रहा है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना भी मास डिपॉजिट होगा या मास ऑफ गैस इवॉल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट मास की। समझ में आ रहा है? ठीक है। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट मास होता है E इज इक्वल टू M अपॉन N, मोलर मास अपॉन N फैक्टर, यही होता है इक्विवेलेंट मास। और N तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसका मतलब जैसे कि मैं इस तरीके से दो क्या ले रहा हूं, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहा हूं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले ली। एक जो सेल है, एक सेल में भर लिया मैंने कॉपर सल्फेट CuSO4, एक सेल में भर लिया मैंने AgNO3, ठीक है। मैंने प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लगा लिए दोनों, ये लगा लिया, ये लगा लिया, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ये किस में कनेक्ट हो गए? ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। किसमें कनेक्ट हो गए? सीरीज। यहां नेगेटिव दे दिया तो यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव लगेगा तो यहां लगेगा पॉजिटिव। समझे? इसका मतलब यह है कि यहां पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा और यहां पर क्या डिपॉजिट हो रहा होगा? यहां पे सिल्वर। तो हम ये बोल सकते हैं मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन जाएगी और दूसरा हो जाएगा मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और हम दोनों में से सेम चार्ज पास कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को अगर डिवाइड कर दें उठाकर, क्या कर दें, दोनों को उठाकर डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? डिवाइड करने पे मिलेगा मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। समझ रहे हो? इसको सॉल्व करने का क्या बन जाएगा बेटा? फॉर्मूला बन जाएगा, ओके। और तुम्हें इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर तो M अपॉन N आएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर निकालना है तो क्या आ जाएगा? M अपॉन N आएगा। कॉपर का होता है 63.5 और कॉपर की रिएक्शन क्या होती है? कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इससे बन रहा है कॉपर। तो N की वैल्यू कितनी हो गई? N की वैल्यू 2 हो गई।
सिल्वर का होता है 108 और सिल्वर की रिएक्शन होती है Ag प्लस, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है Ag, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 1। आया समझ में या नहीं आया बताओ? ठीक है, इसी को तुम इस फॉर्मूले से भी बना सकते हो। ये वाला फॉर्मूला किया था अपन ने, W इज इक्वल टू आई टी एम अपॉन एन एफ। अब मैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं तुम्हें, सॉरी लॉ में क्या बोल रहा हूं, सेम चार्ज फॉर सेम टाइम या सेम करंट फॉर सेम टाइम। आई सेम रखना है, टी सेम रखना है। तो आई और टी क्या हो गए, आई और टी हो गए कांस्टेंट। समझ में आया? और एफ क्या हो गया, एफ तो कांस्टेंट होता ही है। समझ में आ रहा है? तो इससे निकल के रह जाएगा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M अपॉन N, और M अपॉन N को ही क्या बोलते हैं हम, E बोलते हैं। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा बताओ? ठीक है, ओके। किसी ने अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो यहां साफ साफ दिख रहा होगा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बताओ? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला है। हालांकि अभी जो है इसकी ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बताओ भाई हाँ या ना? इसकी ही जरूरत पड़ेगी, लिख लो इसे, फिर सवाल करते हैं। जल्दी करो, हो जाए तो बताना। तो हमें दो लॉस से दो फॉर्मूले मिलते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। ई है इक्विवेलेंट मास, कर लो इसे जल्दी। ठीक है, लिख लिया? बढ़े आगे, जल्दी लिख भाई। ठीक है फिर, चलो जल्दी लिखो इसे।
हाँ भाई, हो गया। क्यों सार्थक, रक्षित कहाँ है? आगे बढ़े। तो फॉर्मूला एक ही है, ठीक है ना, W इज इक्वल टू आई टी एम अपॉन एन एफ। उसी को दूसरी तरीके से अप्लाई करें तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सिंपल सा, कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है इफ सेम चार्ज डिपॉजिट्स 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर एजी, है ना। तो सिंपल पूछ रहा कॉपर डिपॉजिटेड, तो उसकी रिएक्शन होगी कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड। सिल्वर की रिएक्शन होगी एजी प्लस इलेक्ट्रॉन एजी, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो हमें निकालना है मास ऑफ कॉपर। इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास अपॉन 2, एन फैक्टर कितना है 2, और सिल्वर का है 2.16, है ना, और इसका होता है 108/1, 108/1, है ना, क्योंकि उसका एन फैक्टर कितना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू 1 है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 2 है। ठीक है, यहां से डेसिमल हटा के अपॉन में लिख सकते हैं 100, डेसिमल हटा के, तो 108 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, तो ये हमारे पास आ गया 2/100। तो इस हिसाब से मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, 2/100 इंटू यहाँ हो जाएगा 63.5/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ रहा है 0.635 ग्राम, 0.635 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। समझ रहे हो, इतने छोटे सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कर लो इसे। बन जाएगा बेटा, हो गया। चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम तक पहुंच गया अपन, फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। ये जो हम लॉ लगा रहे हैं वो हम एक सिंगल सेल पे भी लगा सकते हैं। एक सिंगल सेल पे कैसे लगाएंगे, जैसे कॉपर सल्फेट का कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां आ रहा है नेगेटिव और यहां आ रहा है पॉजिटिव, ये सवाल पूछ रहा है ना, और यहां कॉपर डिपॉजिट होता है, यहां से O2 गैस रिलीज होता है,
तो याद रखना जितने इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, मतलब सेम चार्ज पास हो रहा है, ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेम चार्ज यहां पर पास हो रहा है। तो हम यहां पर भी लगा सकते हैं मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, और यहां लगा सकते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ठीक है ना। तो कॉपर का तो मैंने बताया था, ऑक्सीजन का होता है मोलर मास 16, और ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, ऑक्सीजन 2 माइनस से, ठीक है ना, हाफ O2 बना के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, है ना। तो इसके लिए n का वैल्यू कितना है, इसके लिए n का वैल्यू 2 है, जब m का वैल्यू कितना है 16। ऐसा करके पहले मास ऑफ ऑक्सीजन निकालो, और मास ऑफ ऑक्सीजन से निकालो फिर वॉल्यूम, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट एक सिंगल सेल पे भी लग जाएगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। हाँ भाई, डन। बताओ बच्चों, आया किसी का? 12.70 ये है, 63.5 बाई 2 होगा ये। मास ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 16/2 होगा, समझ रहे हो, ठीक है ना। आवाज नहीं, इसको आप लिख सकते हो 12.70 इंटू 2 अपॉन 63.5, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2 अपॉन 16, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ओके, अगर तुम एक डेसिमल को इधर पहुंचा दो, डेसिमल यहां से काट के यहां पहुंचा दो, तो अपॉन में आ जाएगा अपने पास, अपॉन में आ जाएगा 10, और ये 63.5 का सीधे सीधे डबल है 127, समझे। तो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा 2 इंटू 16/10, कितना, क्या है 5.71, क्या मास या वॉल्यूम? 5.71 कैसे आएगा? यहां तो सीधे सीधे मेरा आंसर आ गया 3.2 ग्राम। मैं क्वेश्चन ज़्यादा टफ देता ही नहीं हूँ कैलकुलेशन में, है ना। ऑक्सीजन का मास कितना आया 3.2, इसके बाद निकालना अपन को वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालेंगे, O2 का, मास अपॉन मोलर मास होगा, तो O2 का पुट करेंगे, ये है 3.2, और O2 का पुट करोगे 32, 0.1 मोल O2, है ना। और वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 22.4, तो आ जाएगा हमारे पास 2.24 लीटर O2, समझे। अरे बोलो हाँ या ना, कितना आ जाएगा, 2.24 लीटर O2 आ जाएगा। कर लो इसे।
कोई कैलकुलेशन गड़बड़ है? मुझसे भी गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ हो तो बताओ, है ना। हो गया बच्चों? हाँ हाँ, बतिया लो बैठ के यहीं पे। क्या कुछ मेंशन ना हो तो एसटीपी ही मानना। तलवारें ला दे दोनों के लिए, यहीं पर डिसाइड कर लो। तुम जीत गए तो हम एसटीपी मान लेंगे, और वो जीत गया तो फिर उसी से पूछेंगे बता भाई टेम्परेचर प्रेशर, है ना। हाँ भाई, लिख लिया तुमने पिछली वाला पेज? क्या बात। हो गया भाई, आगे बढ़ें। चलो, ये है पी वाई क्यू। 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है द मास ऑफ सिल्वर, द मास ऑफ सिल्वर जिसका मोलर मास 108 है, डिपॉजिटेड, ठीक है ना, डिस्प्लेस्ड या डिपॉजिटेड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 ml O2 एट एसटीपी। मिल गया एसटीपी, ठीक है। ओके, और 2024 में इसने 5600 ml लिखा है, 22.4 का मल्टीपल होता है, समझ में आ रहा है। तो आज भी 22.4 ही लेके कर रहे हैं वो लोग भी सवाल, जेई मेन वाला भी 22.4 ही लेके सवाल बना रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, वॉल्यूम ऑफ O2 दिया है 56 ml, और हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन मास के लिए बनी अपन ने, तो आप इससे निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ml में है तो 22400 हो जाएगा, 5600 अपॉन 22400, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, 56, ये हो जाएगा 1/4, यह आ गया 1/4 मोल O2, समझे। और O2 का मास निकाल लो इंटू 32 करके, तो 32/4, ऑक्सीजन आया 8 ग्राम, ऑक्सीजन आया 8 ग्राम O लिख देना, समझ में आ रहा है। और क्या, उसके बाद मास ऑफ O अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ O, मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, लगाओ चलो, कितना आ रहा है। हाँ 108 ही आ जाएगा घूम फिर के सवाल में, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 108। सॉल्व कर लो एक बार, ठीक है। इतना आसान सवाल भी आता है, मेरे कहने का मतलब देखो अभी क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन था, है ना। ओके,
आगे बढ़े, आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन का मास कितना है 8, इक्विवेलेंट मास कितना रखना है 16/2 है ना। इसका मास निकालना है और इसका रखेंगे 108/1, तो ये हो गया अपने पास 8, 8 8 गया 1, तो मास ऑफ सिल्वर आ गया 108 ग्राम। इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है, ओके। इन जनरल जेई मेंस में बात करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आसान होती है करने में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जिसमें कुछ प्रोडक्ट बनाना है, बजाय कि स्टेटमेंट के लिए एनसीईआरटी बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ओके। चलो, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपके ट्राई करने का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करके आओगे। क्वेश्चन लिख लो, है ना। ठीक है, तुम्हें 1-2 दिन का टाइम दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकर आना, है ना। एआई से मत पूछना, है ना, नहीं तो पता चला कि सबसे पहले क्वेश्चन उठाया और उठा के डाल दिया चैट जीपीटी में, गिव सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फिर तुम कॉपी पेस्ट करके ला रहे हो, है ना। क्योंकि जिसको बन गया वो बोर्ड पे करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। जिसको बन गया वो सवाल बोर्ड पे करेगा। अच्छा सवाल है, रिसेंट टाइम में जेई मेंस ने इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा, हालांकि ये जेई मेंस के लेवल से थोड़ा ऊपर है, ओके, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा लेंदी है। लिख लिया, है ना, ओके। चलो चलो भाई, अगला टॉपिक हमारे पास आता है, इस टॉपिक को हम कहते हैं करंट एफिशिएंसी, परसेंटेज सीई। बेटा करंट एफिशिएंसी होता क्या है कि कई बार हम जितना करंट पास कर रहे होते हैं ना, उस हिसाब से जितना मास डिपॉजिट होना चाहिए उतना मास डिपॉजिट हो नहीं पाता है, समझ में आया। उतना मास डिपॉजिट कई बार नहीं हो पाता, कई कई रीजंस के कारण हो सकता है, किसी कारण से चार्ज लॉस हो रहा हो, कोई रेजिस्टेंस वगैरह के कारण, है ना। तो उस केस में हम लोग निकालते हैं करंट एफिशिएंसी, और करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है चार्ज यूज्ड, जितना वो चार्ज यूज कर रहा है, अपॉन चार्ज पास्ड, जितना चार्ज हमने पास किया है, इनटू 100, है ना। शॉर्ट में लिख सकते हैं हम Q यूज्ड अपॉन Q पास्ड इनटू 100, समझ में आ रहा है। और एक और तरीके से लिख सकते हैं, है ना, ऑब्जर्व्ड मास, जितना मास ऑब्जर्व हो रहा है, अपॉन, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड मास बोला जा सकता है या थियोरेटिकल मास बोला जा सकता है। थियोरेटिकल मास जो फॉर्मूले से आता है, थियोरेटिकल मास बोल सकते हैं, इनटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑब्जर्व्ड अपॉन मास थियोरेटिकल इनटू 100। आया समझ में? अरे बोलो भाई, आया ना, ठीक है, ओके। इसका कहने का मतलब है कि मान लो मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, और उससे मान लो मेरी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, मान लो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, AgNO3 को डिपॉजिट करा रहा हूं मैं, तो AgNO3 जो डिपॉजिट होना था वो होना था 108, कितना होना था बताओ, 108, लेकिन मान लो Ag डिपॉजिट हुआ कितना, 96 से डिपॉजिट हुआ, तो ये ऑब्जर्व्ड वाला है और ये थियोरेटिकल वाला है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल इनटू 100 कर देंगे, है ना। ये 12 से चला जाएगा 8 टाइम्स, ये 12 से चला जाएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 800/9, समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा 88.89, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसमें, 88.89 की एफिशिएंसी हो जाएगी,
परसेंटेज यील्ड के जैसा है जो मोल कंसेप्ट में लगाता है, ठीक है। ओके चलो, तो ये फॉर्मूला होता है करंट एफिशिएंसी का। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन 5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू ZnCl2 सॉल्यूशन, ठीक है ना, फॉर 1930 सेकेंड, देन 30 ग्राम जिंक इज डिपॉजिटेड, कैलकुलेट करंट एफिशिएंसी। कितना जिंक डिपॉजिट हो रहा है? 30 ग्राम, 30 ग्राम जिंक डिपॉजिट हो रहा है। ओके तो जो मास अगर आपको दिया गया है खुद से, अगर क्वेश्चन में मास दिया गया है, इसका मतलब वो ऑब्जर्व्ड मास है, ऑब्जर्व्ड मास है 30 ग्राम। समझ में आ रहा है? तो W कैलकुलेटेड या W थ्योरेटिकल कितना होगा, उसका फॉर्मूला होगा ITM/NF। I की वैल्यू 5 है, करंट हम पास कर रहे हैं 1930 सेकंड के लिए, है ना। इसका मोलर मास होता है 65, एन फैक्टर इसका आता है 2, 96500, 2 ही आएगा ना, क्योंकि जिंक जा रहा है कहां से, Zn+2 से Zn जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। आया समझ में? इसको सॉल्व करके W थ्योरेटिकल निकाल लो, और W थ्योरेटिकल आ गया तो परसेंटेज क्या निकल जाएगा, परसेंटेज C निकल जाएगा, करंट एफिशिएंसी। अरे बोलो हाँ या ना, निकल जाएगा कि नहीं? चलो निकालो। हाँ तारा 3.2, 3.25 आ रहा है, 32.5 आ रहा है, चेक। अच्छा उसमें गड़बड़ हो जाएगा, एक एक थोड़ा चेंज कर लो तो सही हो जाएगा, यहाँ एक जीरो और ऐड कर लो, है ना, वो मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। 3.25 तो उल्टा हो जाएगा, करंट एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा हो जाएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है ना, मिसप्रिंट हो गया वहाँ पे। बताओ भाई, हो गया? ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 965 से 100 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 220 टाइम्स जाएगा ये, है ना। 20 से गया 5 टाइम्स, 5 से गया 5 टाइम्स, 65/2, 32.5 ग्राम। तो इससे निकाल लो परसेंटेज करंट एफिशिएंसी। परसेंटेज करंट एफिशिएंसी है मास, ऑब्जर्व्ड मास अपॉन थ्योरेटिकल मास इनटू 100। ऑब्जर्व्ड कितना है 30, ये है 32.5 इंटू 100, डेसिमल हटा के एक जीरो और डाल दो और फिर सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है करंट एफिशिएंसी।
हाँ भाई, 92 पॉइंट करेक्ट आंसर है। ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 6.755 एम्पेयर करंट फॉर 1 आवर विथ 80% करंट एफिशिएंसी। इसमें सब सही है, कोई गड़बड़ नहीं। क्या कर सकते हो, पहले W थ्योरेटिकल लगा लो, है ना, और W थ्योरेटिकल निकाल के फिर फॉर्मूला लगा दो करंट एफिशिएंसी का। फॉर्मूले की लिस्ट बना लेना, है ना, हर चैप्टर की फॉर्मूले की लिस्ट बनाना है। हाँ भाई, आया आंसर, बताओ। हाँ भाई, नाइन 65 का कोई मल्टीपल होगा ना, 6755। मैंने क्वेश्चन दिया है तो 965 का कोई मल्टीपल होगा। 6 मल्टीपल तक तो मैंने लिखवाया था। अब 965 इंटू 6 कितना होता है?
बोलो बच्चों, कितना? 6.4 आंसर है टू बी एग्जैक्ट। किसको राउंड ऑफ कर दिया तुमने? मैंने तो किसी को राउंड ऑफ नहीं। नहीं, राउंड ऑफ करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, फिर भी 6.3 भी 35 भी ठीक आंसर है। 6.4 एग्जैक्ट आंसर है। जल्दी सॉल्व करो। देखो, सॉल्व करते वक्त मैं क्या निकाल लेता हूं? W थ्योरेटिकल निकाल लेता हूं, है ना। तो करंट मुझे दिया है 6.755 एम्पियर। टाइम मुझे दिया है 1 आवर। बेटा आवर में नहीं पुट कर सकते, इंटू 60 करेंगे तो मिनट, इंटू 60 करेंगे तो सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट करना है 1 आवर को। ठीक है, ठीक है। तो ये करेंगे तो हो जाएगा 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। अब फॉर्मूला लगाएंगे ITM अपॉन NF। ठीक है, आई का जो वैल्यू है, आई का वैल्यू है 6.755 इंटू 3600 इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा? एम है 63.5 कॉपर के लिए। एन का वैल्यू है 296,500। तो यहां से डेसिमल हटाते हैं तो यहां रख देते हैं 1000, और ये चला जाएगा 100 टाइम्स, और ये चला जाएगा 7 टाइम्स, है ना। 965 पे 7 टाइम्स चेक करना। ये 2 0 और ये 2 0 चले गए, ये चला गया 18 टाइम्स, 18 टाइम्स। तो ये हो गया हमारे पास 7 इंटू 18 इंटू 63.5 अपॉन 1000। ये आया W थ्योरेटिकल, समझे? क्या आया ये? W थ्योरेटिकल। और अब इसमें करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दो, W ऑब्जर्व्ड अपॉन W थ्योरेटिकल इंटू 100। तो करंट एफिशिएंसी कितनी है? करंट एफिशिएंसी है 80। W ऑब्जर्व्ड हमको निकालना है, थ्योरेटिकल की वैल्यू ये दी है 7 इंटू 18 इंटू 63.5 अपॉन 1000 इंटू 100 है। ओके, फाइनली हम कर लेंगे W ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 7 इंटू 18 इंटू 63.5, 63.5 अपॉन में कितना है? अपॉन में 1000, है ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 100, इंटू में क्या आ जाएगा? 80। ये कर लो। अब बाकी सब तो केवल मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है बस। ओके, मल्टीप्लिकेशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा, ठीक से मल्टीप्लिकेशन करना। 18 7 का कितना हो जाएगा बताओ? क्या कितना हो रहा है? 126 इंटू 8 बचा 35.5 अपॉन 10,000। ओके, 8 का मल्टीप्लाई कर लो, उस पर 63.5 करो, कितना आ रहा है बताओ? मल्टीप्लाई करके आंसर दे। इतनी देर से टाइम पास कर रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो रहा लड़के से। क्या है? किसका मल्टीप्लाई किया तुमने? हाँ, 8 इंटू 63.5 कितना आया? 508। इसका और मल्टीप्लाई कर लो, आखिरी बचा है।
कर भाई, मल्टीप्लाई करो। क्या हो गया सार्थक, आंसर नहीं आया? कितना आया? सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट आंसर 6.4 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 6.4 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा सवाल। इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आगे बढ़े। जल्दी लिखो इसे। क्या हो गया, नहीं समझ में आया क्या? आगे बढ़े। अपनी स्पीड बढ़ाओ बेटा, पूरी क्लास सो रही है बैठ के। चलो, अब देखो हमारे पास अगला टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है ना। टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के अंदर। पहले पहले कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, जैसे कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं ओम्स लॉ, तो हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, या कोई वायर होता है कंडक्टर, वो रेजिस्टेंस का काम करता है। यहां पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम ले रहे हैं एक कंटेनर, और जिस कंटेनर के अंदर हमने क्या कर लिया है, कंटेनर के अंदर हमने सॉल्यूशन भर लिया है। कंटेनर के अंदर क्या भर लिया हमने, सॉल्यूशन भर लिया। ठीक है ना, आया समझ में? और मान लो एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, फिर हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। ठीक है, इसमें हमने कोई बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, और फिर ओके, और इसके पैरेलल में हम देखेंगे कि, ठीक है, इस पे अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तो हम लोग जानते हैं, द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड, कितना करंट पास हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक
सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। लॉ थोड़ी चेंज हो जाएगा, लॉ तो वही है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा आर, तो हो जाएगा आर इंटू आई, और इससे हमारा क्या निकल कर आएगा, आर रेजिस्टेंस वी अपॉन आई, ठीक है ना, जहां पर ये है रेजिस्टेंस। समझ रहे हो बेटा, क्या है ये बताओ, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा 9/10 का फॉर्मूला है। अरे देखते चलो, आगे बढ़ो। अगला आता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है द ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब क्या है, किसी तरीके से रोक रहे हैं, रुकावट, अवरोध हिंदी में बोलते हैं। द ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड बाय अ कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। भाई कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर से क्या कर रहे हैं, उस कंडक्टर से हम पास कर रहे हैं करंट। तो यहां जो एटम्स है, ये एटम्स क्या करेंगे, कंडक्टर के एटम्स क्या करेंगे, करंट को पास होने में, या अपोजिट डायरेक्शन से पास हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या करेंगे, ये रुकावट पैदा करेंगे। समझ में आ रहा है, और जो भी रुकावट ये पैदा करेगा वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर की। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ, जितना लंबा होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर के। अगर उसका आप क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ाते जाओ, लेंथ मतलब कि ये होती है इसकी लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। समझ रहे हो, ठीक है ना। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट लगता है जिसे कहा जाता है रो। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को, बोलो, रो, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। क्या यूनिट होती है इसकी, जल्दी बताओ, ओम। समझ में आ रहा, ओम्स लॉ साइंटिस्ट के नाम पर है ओम, और ये सिंबल है ओमेगा का, है ना। अगला आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो रेजिस्टिविटी क्या है, या जैसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते थे पहले, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक यूनिट लेंथ, समझ में आया, एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है, यूनिट लेंथ है। लेट्स से मैंने ले लिया 1 मीटर, अगर ऐसा ही मैं ले रहा हूं, एक यूनिट लेंथ, और यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ लेट्स से 1 मीटर, और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया क्या होना चाहिए, अगर ऐसा ही मैं बात करें तो इसका एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर जो रेजिस्टेंस देता है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ऐसे केस में रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से देखेंगे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट ओम है, इसकी ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, मीटर मीटर कट गया, ओम मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, ओम मीटर। समझ में आ रहा है, अरे बोलो भाई हाँ या ना। चलो नेक्स्ट है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जी। कंडक्टेंस अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस सिंपली क्या होता है, कंडक्टेंस होता है अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रो इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए को मैं लिख दूंगा ए अपॉन एल, और 1 अपॉन रो जो है, 1 अपॉन रो को लिखा जाएगा कप्पा। क्या लिखा जाएगा, कप्पा। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं कप्पा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, रोमन लेटर एक तरीके का। तो कंडक्टेंस क्या होता है, द ईज इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो में जो आसानी होती है।
द ईज इन द फ्लो ऑफ करंट प्रोवाइडेड बाय अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, ओके। और कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है, कंडक्टेंस की जो यूनिट लिखी जाती है, यूनिट जी की जो यूनिट होती है ना, जी की जो यूनिट होती है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस मतलब ओम इनवर्स 1 होगी, या फिर इसको कहा जाता है सीमेंस, साइंटिस्ट का नाम है कैपिटल एस। ओके, समझ में आ रहा है? तो है सीमेंस। ओके, ये हो गया कप्पा। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फिर वही बात आ जाएगी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसकी यूनिट लेंथ है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, उसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसकी जो कंडक्टिविटी, इसकी जो कंडक्टेंस होगी वही कंडक्टिविटी है ना। तो अगर मुझे कंडक्टिविटी निकालनी है, ये जो कप्पा है, कप्पा का मतलब होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास कप्पा का वैल्यू आ जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, G इंटू एल अपॉन ए, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट है सीमेंस, इसका है मीटर, यह है स्क्वायर, ये हो जाएगा सीमेंस मीटर इनवर्स 1। इनकी यूनिट्स पे ध्यान देना अच्छे से। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट आता है सेल कांस्टेंट। बस सेल कांस्टेंट ही दिया है और कुछ नहीं दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें मिस हो गई। चलो यहां नहीं, यहां प्लस करते हैं। देखो भाई, अगर मुझे ये सब एक्सपेरिमेंट करने हैं तो मुझे एक डिवाइस चाहिए होगा। ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक डिवाइस चाहिए होगा, और उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल, है ना। ओके, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल जो है वो इस तरीके से, कुछ इस डिजाइन का हो सकता है या कोई दूसरे डिजाइन का भी हो सकता है। मेन चीज याद रखना कि कंडक्टिविटी सेल में हम लोग क्या भर सकते हैं, कंडक्टिविटी सेल में हम अपना सॉल्यूशन भर सकते हैं इस तरीके से। ओके, लेट्स से मेरा NaCl का सॉल्यूशन है। ओके, तो इस कंडक्टिविटी सेल को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पहली चीज, यहां जो इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे हैं, यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम के होने चाहिए। किसके इलेक्ट्रोड होने चाहिए, जल्दी बताओ, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड होने चाहिए। उसका रीजन क्या है, कोई अनवांटेड रिएक्शन ना हो, क्योंकि अनवांटेड रिएक्शन होगी तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, और कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। पहली चीज ये है। तो कंडक्टिविटी सेल में हम लोग पहली चीज क्या यूज करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू स्टॉप अनवांटेड रिएक्शन, टू स्टॉप अनवांटेड रिएक्शन। अनवांटेड रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। दूसरी चीज, इसमें हम डीसी करंट यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं यूज कर सकते, जल्दी बताओ, डीसी करंट कैन नॉट बी यूज्ड। क्योंकि बेटा डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट जो होता है उसमें पोल फिक्स होते हैं, एक तरफ माइनस तो एक तरफ प्लस। डीसी करंट में पोल फिक्स होते हैं, जबकि एसी में क्या होता है, एसी में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी यहां प्लस आता है, यहां माइनस आता है, यहां माइनस आता है, यहां प्लस आता है। समझे, एसी करंट फ्लक्चुएट होता रहता है। समझ में आ रहा है, फिजिक्स में पढ़ोगे भी आगे चल के। तो यहां पर हम, अगर हमने डीसी करंट यूज किया तो हम ये बोलेंगे डीसी करंट इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट causes इलेक्ट्रोलिसिस, बिकॉज इट causes इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम डीसी करंट यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा। समझ में आ रहा है। और एक तरफ से अगर हम डीसी यूज करेंगे तो जो कैथोड है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनने लग जाएगी, और एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन गैस बनने लग जाएगी। सॉल्यूशन धीरे धीरे किसका हो जाएगा,
NaOH का हो जाएगा अगर मैं NaCl यूज कर रहा हूं तो, NaCl एक्वस, समझ रहे हो? ठीक है ना? तो मेरा कंपाउंड ही चेंज होने लगेगा तो मेरा रेजिस्टेंस हर बार अलग अलग आएगा। पहले एक्सपेरिमेंट में कुछ और आएगा, थोड़ी देर बाद दोबारा चेक करूंगा सेम, क्योंकि बार बार थोड़ी सॉल्यूशन बनाता रहूंगा मैं, तो फिर कुछ और आएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या यूज किया जाता है? सो AC करंट इज यूज्ड, AC करंट इज यूज्ड। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए AC करंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों? अब ये जो बना है इसी को कहा जाता है कंडक्टिविटी सेल, और इसी कंडक्टिविटी सेल का क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है। सेल कांस्टेंट क्या होता है? ये होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ठीक है? जैसे कि ये मेरा कंडक्टिविटी सेल है तो इनके बीच की डिस्टेंस कहलाती है L, ओके। और ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आएगा G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन ए। अच्छा, L अपॉन ए अपन को कैसे मिल सकता है? और अगर मैं रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दूं रो से, बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो ए अपॉन एल अपॉन ए। इसको डिवाइड कर दूं रेजिस्टिविटी से तो रो रो कैंसिल हो गया, तो क्या मिल जाएगा? एल अपॉन ए। और क्या बोल सकता हूं इसको मैं? 1 अपॉन रो कप्पा के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? यहां लिख देता हूं मैं, कप्पा जो होता है वो असल में 1 अपॉन रो होता है। ठीक है ना? रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, या फिर एक फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा अपॉन जी। तो ये सब इसके फॉर्मूले हैं, इसमें ये वाला बहुत यूज होता है। ठीक है ना? और मेन फॉर्मूला तो यूज होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ और क्या यूज होता है? आर इंटू कप्पा, समझे? ठीक है ना? चलो लिखो इसे जल्दी से। हो गया? बताओ, लिखो इसे जल्दी से। ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे बेटा आगे भी।
करो जल्दी इसे।